सो आई वाज टेलिंग यू कि आप ये उसमें लिखा नहीं हुआ अलग से पॉइंट, एक्चुअल में होता ही है कि जब आपकी कोई चीज रिजेक्ट हो जाती है, कोई डिलीवरेबल, और वो वापस जाता है लाइक मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग से एग्जीक्यूटिंग में, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा बजट, एक्स्ट्रा फंड या टाइम जरूर चाहिए होता है उस रीवर्क के लिए। और वो एक्स्ट्रा बजट आप खुद से ज़ाहिर नहीं ला सकते हो, आप खुद से वो काम नहीं करते, तो आप वो रीवर्क ऑब्वियसली इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल के थ्रू, वो जो प्लान के अंदर छोटी सी चेंज आती है उसके थ्रू करते हो। तो इसलिए शायद उसने अलग से लिखा है, बट रिमेंबर दिस थिंग, मैं इसको अलग से मैंने एक हाईलाइट वो करने के लिए कि क्वालिटी कंट्रोल के अंदर भी जब कोई चीज रिजेक्ट होती है तो वहां से वापस जाती जरूर है। अच्छा जी, नेक्स्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग वाला हमारा आ गया है प्रोसेस ग्रुप। और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के अंदर दो पार्ट्स, जैसे मैंने आपको कहा पहले बताया था, मॉनिटरिंग है और फिर कंट्रोलिंग है। मॉनिटरिंग में आप एक्चुअली उसका जो फोकस है मॉनिटरिंग के अंदर, वो ये है कि हमारा प्रोजेक्ट की क्या प्रोग्रेस चल रही है, क्या वो प्लान के मुताबिक है या नहीं है, वगैरह वगैरह। और फिर उसके मुताबिक अगर वो नहीं है तो हम वेरिएंस देखते हैं, और वेरिएंस के को फिर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं थ्रू सम, अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो तीन चीजें मैं बोल रहा हूँ, थ्रू सम करेक्शन, एक बात, एक है करेक्शन, एक है, सॉरी, ये तीनों बातें आप नोट कर लीजिएगा। एक है करेक्टिव एक्शन, ये मैं शॉर्ट एब्रीवेट कर रहा हूँ, सॉरी माउस से लिखना आदाब है, करेक्टिव एक्शन है, और एक आपके पास है प्रिवेंटिव एक्शन। अब ये तीन चीजें हैं। जो मेरा करेक्शन है ना, इसका मतलब ये है कि मैंने जो फॉल्ट आया है उस फॉल्ट को मैंने रीवर्क कर लिया, दैट्स इट। लाइक अगर आप यूं समझें कि आप ट्रेवल कर रहे हैं किसी जगह पे और वहां पे आपका फॉल्ट आया है, टायर पंक्चर हुआ है, तो आपने वो पंक्चर लगा दिया, दैट्स इट। ये आपका है रीवर्क। आपने कुछ रूट कॉज नहीं किया, क्या मसला हुआ है, क्यों पंक्चर हुआ, कोई नहीं एनालिसिस किया, और जो प्रॉब्लम आई उसको रीवर्क कर लिया, उसको क्रैक कर लिया। इसको हम करेक्शन कहते हैं, या रीवर्क का टर्म ज्यादा यूज होती है। उसके बाद है करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन के केस में आप कहते हो कि यार जब टायर पंक्चर हुआ तो आपने एनालाइज किया कि यार व्हाट वाज द प्रॉब्लम, और वो जो रूट कॉज एनालिसिस है, इट टेल्स यू कि भाई आपके टायर गाड़ी के पुराने हो चुके हैं। सो अगर आप अब टायर चेंज कर लेते हो तो ये अब करेक्टिव एक्शन बन जाएगा। प्रिवेंटिव एक्शन ये है कि आपने टायर पंक्चर होने से पहले ही, घर से निकलते हुए ही, आपने चीजों को पहले से प्रीएम्प्ट किया और आपने टायर चेंज करके निकले, या आपने लेट से रूट ऐसा लिया जहां पे वो इतना ज्यादा ये टायर का इशू ना। सो ये आपके प्रिवेंटिव एक्शन है। करेक्शन, करेक्टिव एक्शन या प्रिवेंटिव एक्शन। बाज दफा इस तरह होता है कि आप एक एक्टिविटी स्टार्ट करते हो और उस एक्टिविटी के अंदर बड़ी मुश्किल से आप ना वो एक्टिविटी गिवन टाइम के अंदर पूरी कर सकते हो, तो आप प्लान के मुताबिक कर तो लेते हो, लेकिन इसके अंदर आपको नजर आता है कि यार अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाती तो हमारा प्लान या बेसलाइन जो है ना वो खराब हो जाती। सो नेक्स्ट टाइम टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, अभी ये प्रॉब्लम अकर नहीं की है, प्लान बन चुका हुआ है, प्लान के मुताबिक आप चल रहे हैं, बट यू रियलाइज कि यार ये जो एक रिसोर्स है इसके पास तो बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं थी, मुझे तो अंदाजा नहीं था ये बंदा ये काम नहीं कर सकता, तो इसको मैं अब ट्रेनिंग देने की कोशिश करूंगा। ये अब मेरा प्रिवेंटिव एक्शन आएगा कि फ्यूचर में नेक्स्ट टाइम जब इसने वो एक्टिविटी करनी है, या मैं बंदा किसी से रिप्लेस कर दूंगा, रिसोर्स बदल दूंगा, या मैं उसको ट्रेनिंग दे दूंगा, वट। अब ये है प्रिवेंटिव एक्शन के प्रॉब्लम आने से पहले ही आपने कर दिया। लेकिन ये सारी चीजें आप मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के अंदर बेसिकली कर रहे होते हो, तो कंट्रोलिंग का ये पार्ट है बेसिकली। इजाज भी एक चीज होती है डिफेक्ट रिपेयर, क्या हम इसको हाँ, करेक्शन भी कहेंगे? वो डिफेक्ट रिपेयर इज करेक्शन, रीवर्क इज करेक्शन, और करेक्शन इज करेक्शन। ठीक है, ये तीनों चीजें आप कह लें कि इंटरचेंजेबली यूज होती हैं, डिफेक्ट रिपेयर और रीवर्क और करेक्शन। मेन इसमें डिफरेंस ये है, मेन जो पॉइंट है वो ये है, करेक्टिव एक्शन और करेक्शन में जो मेजर डिफरेंस है वो है रूट कॉज एनालिसिस का। करेक्शन के अंदर रूट कॉज एनालिसिस नहीं होता, प्रॉब्लम जो अंडरलाइंग इशू है वो वहीं रहता है। आप बस अपना ऊपर से, जैसे मैंने कहा, टायर को पंक्चर लगाया एंड यू जस्ट मूव ऑन, बट टायर पुराना है, आप 2 घंटे बाद जाके फिर खड़े हो गए। अच्छा जी,
फिर मैंने आपको जैसे कहा कि अगर कोई डेविएशन आए, उस वेरिएंस आए, तो फिर हम उसको चेंज रिक्वेस्ट के थ्रू हम उसको एड्रेस करते हैं। और फिर सिर्फ यही नहीं, हम फिर ये भी देखते हैं कि अगर वो जो हमने चेंज करेक्शन की है या करेक्टिव एक्शन लिया है या प्रिवेंटिव एक्शन, वो कितना इफेक्टिव रहा है। सिर्फ एक दफा एक्शन लेके बैठ नहीं जाना, बल्कि उसको फिर फॉलो अप करना है, फीडबैक चेक करना है कि भाई अब हमारा वो काम करने से प्रॉब्लम एड्रेस हुआ है या प्रॉब्लम अभी भी वही। ठीक है, अगर आपको फिर फ्यूचर में वेरिएंस आती है तो इसका मतलब है आपका वो प्रॉब्लम एड्रेस नहीं हुआ, आपको मजीद कुछ करने की जरूरत है। सो अब इस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में जनरली स्टूडेंट्स जो है ना वो कंफ्यूज होते हैं समहाउ, और ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि उनको प्रॉब्लम आती है। बट इसका जो मेजर इशू है ना वो ये है, अगेन इट इज रिलेटेड टू दैट प्लान। इनके पास वो रियलिस्टिक प्लान वो नहीं होता। ठीक है, और वो ना रेंडमली, अब मैं रियलिस्टिक प्लान की बात कर रहा हूँ, तो उस प्लान में ये प्लान भी लिखा हुआ, आपको याद होगा, ये प्लान भी लिखा होता है कि हाउ टू प्लान, हाउ टू एग्जीक्यूट एंड हाउ टू मॉनिटर एंड कंट्रोल। तो जब मॉनिटर एंड कंट्रोल का आपने प्लान ही नहीं बनाया कि कब कब किस किस वक्त कौन कौन से टेस्ट कौन कौन सी मेजरमेंट मैंने लेनी है, देन हाउ कुड यू से कि जी मुझे मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग मेरी ठीक हो जाएगी। मैं एक बात यहाँ पे ना, अभी थोड़ा सा ये ऑफ टॉपिक हो जाएगा, बिल्कुल ऑफ टॉपिक तो नहीं है, बट एक पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ, ये मैंने खुद ब्लैंक किया। आप अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस कैसे लेते हैं? आप सब प्रोजेक्ट्स करते रहे हैं, मुझे बताएं प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस कैसे मेजर करते हैं? वो जो आप कहते हैं जी 70% हो गया, ये कैसे आपको पता चलता है? डिफरेंट एक्टिविटीज डिफाइन की होती है, उनकी परसेंटेज होती है, तो उसके बाद फिर टोटल रिजल्ट आता अच्छा चलें, है जी। डिफरेंट एक्टिविटीज, ठीक है। अब और ये कैसे आपको पता चलता है? मसल मैं एक बात करता हूँ, मुझे ये बताएं, मैंने एक दीवार बनानी है 10 मीटर की, ठीक है जी, 10 मीटर की एक वॉल। इस एक्टिविटी में तो मैं चेक कर सकता हूँ कि अगर वो 7 मीटर तक बन गई है तो मैं कहूंगा ओके 70% काम कंप्लीट हो गया, करेक्ट, बिल्कुल सिंपल रख के। जी। अच्छा, व्हाट अबाउट जो इसके ऊपर क्वालिटी एश्योरेंस वाला बंदा खड़ा हुआ है और वो उस काम को देख रहा है, तो क्वालिटी से रिलेटेड जो चीजें होंगी उसका कितना परसेंट काम कंप्लीट हुआ होगा? अच्छा, या मैं आपको ये कहता हूँ कि वो जो आप दिन में मीटिंग्स करते हैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, मीटिंग्स हुई हैं आज, आपने 5 मीटिंग्स की हैं और 18 ईमेल्स की हैं और आपने 43 फोन कॉल्स की हैं, तो आपका एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर कितने परसेंट काम इंटीग्रेशन का कंप्लीट हुआ? कैन यू टेल मी? नहीं। नहीं। सो प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो ऐसी ऐसी एक मेजरमेंट्स है ना, वो तो हम बड़े आराम से ले लेते हैं, इनका मसला नहीं होता। लेकिन देयर टू मेनी थिंग्स। क्वालिटी इंश्योरेंस का काम मतलब ये अगर 50% कंप्लीट है, क्वालिटी इंश्योरेंस भी 50% ही होगी फिर ऑब्वियसली। ऐसा तो नहीं हो सकता कि काम 50% हुआ है और क्वालिटी वाला जो है ना वो, अब क्वालिटी वाले की एक्टिविटी भी वहीं पे रुकी हुई है साथ में, क्योंकि दीवार नहीं बन रही है। सो बेसिकली आपको ये जो बात मैंने अभी की है ना, ये आपको अलग से पता नहीं होना चाहिए, मतलब पीएमपी एग्जाम में ये चीज टेस्ट नहीं होती है, बट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पिमबॉक स्टैंडर्ड के अंदर ये जगह जगह ये बातें लिखी हुई है, कुछ टर्म्स लिखी हुई है जिनको आपको क्लैरिटी शायद ना हो। मैं अब आपको वो टर्म्स बता देता हूँ। मैंने जैसे कहा कि थोड़ा सा इससे ना आपको थोड़ा आइडिया होगा कि भाई किस हद तक हमारा प्लान होता है। प्रोजेक्ट की ऊपर जो आपका प्रोग्रेस या कितना काम हुआ है, ये डिपेंड करता है, इसको मेजर करने के लिए हम ये देखते हैं कि हमारी एक्टिविटी की नेचर क्या है। 3 टाइप की, ब्रॉडर लेवल पे 3 टाइप की एक्टिविटीज होती हैं। एक होती है जिसको हम कहते हैं लेवल ऑफ एफर्ट, ठीक है, LOE, लेवल ऑफ एफर्ट। एक आपकी होती है प्रोपोर्शनेट एफर्ट, एक्टिविटी की एफर्ट जो होती है या टाइप होती है प्रोपोर्शनेट एफर्ट। और एक आपकी होती है डिस्क्रीट एफर्ट। डिस्क्रीट एफर्ट वो होती है जो आपने अभी जो वॉल वाली बात की थी, जिसको आप मेजर कर सकते हैं बड़े आराम से। इतनी इतने में से इतनी दीवार हुई, हम कहते हैं इतने परसेंट कंप्लीट हो गया, दैट्स इट। अच्छा, इसको तो हम मेजर करते हैं, इसको मेजर करने के अलग मेथड है, परसेंटेज कंप्लीट इज वन ऑफ दोज मेथड ओनली। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक एक्टिविटी है, ये वाली एक्टिविटी,
और यही दीवार वाली थी। इस बात को जरा समझिएगा, 10 मीटर टोटल है। अभी आपसे मैंने पूछा कि भाई ये दीवार जो है ना 10 मीटर है, ओके फाइन, और ये 66 मीटर बन गई है, तो आपने कहा सर 60% काम कंप्लीट हो गया। अच्छा, मुझे इस दीवार को बनाने के लिए जो नीचे लेट्स से मैंने कोई सरिया डाला हुआ है और वगैरह वगैरह, और नीचे जो क्रश डाली हुई है, कंक्रीट डाली है, जो उसकी मतलब बेस में फाउंडेशन में डाली है, उसकी कॉस्ट इस पूरी दीवार की कॉस्ट से जितनी है, लाइक 50% कॉस्ट लग रही है आपकी दीवार पे, ऊपर वाले हिस्से पे, और 50% नीचे वाले पे लग रही है। और वो मैंने इस 6 जो इनिशियल 6 मीटर है, वो पहले पहले मैंने फाउंडेशन ली की और फिर 6 मीटर डाली। अब आप मुझे बताएं कॉस्ट में आप क्या लिखेंगे कि मेरी 60% कॉस्ट लग गई है? कॉस्ट तो बहुत ज्यादा लग चुकी हुई है, 50% फाउंडेशन की प्लस वो। इसी तरह टाइम को अगर मैं आ जाता हूँ, तो मैं कौन सी टाइम वाली लिखूंगा, मुझे कितने परसेंट काम कंप्लीट कर लिया विद मतलब इस काम पे लगना था 10 दिन लगने थे, और पहले 3 दिन या 4 दिन तो सिर्फ बेस उसकी फाउंडेशन ले करने में लग रहे हैं मुझे। तो डिस्क्रीट को भी मेजर करने के लिए आइदर हम कितना परसेंट काम हुआ है ये कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि टाइम के लिहाज से कितना टाइम, मतलब 10 दिन थे, 6 दिन कंप्लीट हुए हैं, तो मैं कहूंगा 60% हो गया, वगैरह वगैरह। ये भी हो सकता है कि ये जो ये हुआ है ना, ये जो 6 मीटर दीवार बनी है, ये 8वें दिन बन रही हो, तो मैं कहूंगा 80% कंप्लीट हुआ है, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम मेजर कर रहा हूँ। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू बजट मेजर कर रहा हूँ, मैं WBS के हिसाब से मेजर कर रहा हूँ। सो दे आर डिफरेंट थिंग्स, दे आर कॉम्प्लेक्स थिंग्स, अभी आपको इस स्टेज पे जरूरत नहीं है। फिर इसी तरह प्रोपोर्शनेट एफर्ट होती है। प्रोपोर्शनेट एफर्ट ये होती है कि आप इस एक्टिविटी को अलग से मेजर नहीं कर सकते, इनफैक्ट ये किसी डिस्क्रीट एक्टिविटी के साथ लिंक्ड होती है। जैसे अभी मैंने कहा मुझे क्वालिटी एश्योरेंस करनी है, क्वालिटी एश्योरेंस वाला क्या करता है, वो इंश्योर करता है कि आपके प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स, स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे। अब वो दीवार बनते हुए वो मिसाला उतना बन रहा था, नहीं बन रहा था, लेवल था नहीं था, वगैरह वगैरह, ये क्वालिटी एश्योरेंस वाला। अगर दीवार वाली एक्टिविटी यहाँ पे 40% पे रुक गई है बिकॉज ऑफ सम रीजन, ये बिहाइंड द स्केड्यूल है, तो ला महला क्वालिटी एश्योरेंस वाला भी यहाँ पे रुक जाएगा, वो आगे नहीं चल सकेगा। सो इसकी प्रोग्रेस, क्वालिटी एश्योरेंस की प्रोग्रेस कितने परसेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, वो तभी पता चलेगी जब मुझे दीवार की प्रोग्रेस या डिस्क्रीट एक्टिविटी की चलेगी। तो एक ये है। एक और होता है, वो लेवल ऑफ एफर्ट हम उसे कहते हैं। ये वो काम होते हैं जिनको आप ऐसे मेजर नहीं कर सकते। ये जो मैंने अभी फोन कॉल्स, ईमेल्स कही थी, ये ना तो किसी डिस्क्रीट एक्टिविटी में आते हैं, और ना ये किसी प्रोपोर्शनेट में किसी डिस्क्रीट के साथ लिंक होते हैं। इनफैक्ट आप क्या करते हो, आप कहते हो कि यार ये जो मेरी मैनेजमेंट, मीटिंग, कोऑर्डिनेशन वर्क है ना, ये लेट्स से मेरा 6 महीने का प्रोजेक्ट है, और मेरी जो टोटल कोऑर्डिनेशन का कॉस्ट एस्टिमेट आया है ना, वो आया है 12,000। तो मैं क्या करता हूँ कि यार 2,000 पर मंथ इसकी कॉस्ट डाल देता हूँ, बस 2,000 इस मंथ में, 2,000 इस मंथ में, एंड सो ऑन। तो जैसे ही मेरा पहला मंथ खत्म होगा, इररिस्पेक्टिव के मैंने कितनी कॉल्स की हैं, कितनी कोऑर्डिनेशन की है, मैं कहूंगा 2,000 का काम कंप्लीट हो गया। और इसी तरह अगला महीना आएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस मेरा 2,000 का काम कंप्लीट होगा। ये वाली जो आप लोगों में से अम्मे खान में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले कुछ हैं, तो आपको ये आइडिया होगा कि ये कभी भी यहाँ पे स्केड्यूल वेरिएंस नहीं आएगा। व्हाई? कि भाई इस महीने का प्लान काम 2,000 का ही है, और जैसे दो वो मंथ खत्म होगा, मैं कहूंगा 2,000 का हो गया। एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी है वो हम मेजर ही नहीं करते। सो हमारे प्रोजेक्ट पर जब बहुत ज्यादा एक्टिविटीज ऑब्वियसली हैं, और इनका टाइम लगता है, इनका पैसा लगता है, इस पे एफर्ट लगती है, इस पे रिसोर्सेज लगती हैं, तो हम अपने प्लान के अंदर वो जो एक्टिविटीज की लिस्ट बनती है ना, उसमें प्रोजेक्ट का स्कोप भी होता है, मैनेजमेंट के क्या काम करने हैं वो भी हमने लिखे होते हैं, उनकी कॉस्ट के एस्टिमेट सब कुछ हमने डाला होता है। और इन सब में अच्छा ये वाली एक्टिविटी 80% हुई है, ये वाली एक्टिविटी 10% कंप्लीट हुई है, ये वाली 2% हुई है, ये वाली डिस्क्रीट थी, ये वाली लेवल ऑफ एफर्ट थी, ये फलां फलां था। इस तरह करके फिर हम एक फॉर्मूला बना के, या मे बी कोई भी एक चीज डिसाइड करके मैं कहूँगा अब मेरी टोटल प्रोजेक्ट का इतने परसेंट कंप्लीट हुआ है। सो यू सी, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के लिए, ये आपने पढ़ा नहीं होगा यकीनन पहले, लेकिन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग करने के लिए ये वाला हाउ टू मॉनिटर, व्हेन टू टेक मेजरमेंट्स, हाउ टू टेक मेजरमेंट्स, ये सब डिफाइन होना चाहिए।
और ये डिफाइन होता है, इतनी डिटेल में प्लानिंग होती है, तो आपको फिर इसका रियल मैजिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का नजर आता है। जो हम कहते हैं यार गोरा बड़ा अच्छा प्लान करता है, वो फलां बड़ा अच्छा प्लान करता है, उसके पीछे ये लॉजिक्स हैं, दैट्स इट। और हमने आप, आई एम श्योर आप प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हैं, आपने ये चीज कभी पहले की ही नहीं होगी, इवन आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डिग्री के अंदर भी नहीं पढ़ी होगी। एनीवेज, सो ये मेरा मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग का प्रोसेस ग्रुप है, जिसमें हमने देखा था कि पहले दो जो नॉलेज एरियाज है उसमें दो दो प्रोसेसेस है, जो यहाँ पे इंटीग्रेशन में भी दो हैं और स्कोप के अंदर भी दो हैं, और बाकी जो है हमारा एक एक प्रोसेस है। अच्छा जी, उसके बाद जर्नल इनपुट्स और आउटपुट्स, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के कुछ स्टैंडर्ड इनपुट्स आउटपुट्स हैं, वो क्या है? वो ये है कि मुझे बेसिकली अपनी प्रोग्रेस को मेजर करना है, एक्चुअल प्रोग्रेस को कंपेयर करना है विद व्हाट इज प्लान। और जो चीजें मेरी प्लान होती है ना, एक्चुअल प्रोग्रेस वर्सेस प्लान, प्लान या तो प्लान के अंदर लिखा होगा या किसी प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट में लिखा होगा। प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट में कोई मैट्रिक्स है, कोई टेबल है, कोई कॉस्ट के एस्टीमेट है, कोई एक्टिविटी की लिस्ट है, वगैरह वगैरह जो भी है, वो डॉक्यूमेंट मेरे लिए एज अ रेफरेंस काम करेगा या प्लान रेफरेंस के तौर पे काम करेगा। और इसी प्लान के अंदर बेसलाइन भी होती है, आपको याद है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर 3 बेसलाइंस भी हैं, या वो रेफरेंस के तौर पे काम करेगा। और WPD मेरे पास इधर से एज एन एक्चुअल डाटा और एक्चुअल वो जो मेरी परफॉर्मेंस है वो शो करेगा, और इस प्रोसेस से फिर मैं उसको कंपेयर करूंगा। व्हाई दिस WPI इज रिटन हियर, कैन एनीवन टेल मी? क्योंकि WPD एक रॉ डाटा है और WPI वो इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास बाद में आई है, उनकी वेरियस जो आ रही है बेसिकली। ठीक है, लेकिन ये क्यों यहाँ इनपुट पे कैसे आ गया? ये तो आउटपुट पे नहीं होता। एक प्रोसेस ऐसा है, जी, एक प्रोसेस ऐसा है जिसके आउटपुट पे ये जाता है, सॉरी जिसके इनपुट पे आता है, वो कौन सा प्रोसेस है? ये मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के सारे प्रोसेसेस लिखे हुए हैं, और मैंने आपको कहा कि जी यहाँ पे एक स्कोप से रिलेटेड WPD आएगा, यहाँ पे स्केड्यूल से रिलेटेड वगैरह वगैरह, हर नॉलेज एरिया का WPD आएगा, और वो WPI यहाँ पे बनता जाएगा, ये सब WPIs आएंगे। ये जो सारे WPIs हैं, ये ऊपर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के इनपुट पे जाता है। तो ये वो वाहिद प्रोसेस है जहां पे WPI एज एन इनपुट आता है और यहाँ पे WPR एज एन आउटपुट आता है। बट बाकी MNC के मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के जितने भी प्रोसेसेस हैं, वहां पे बेसिकली WPD इनपुट पे जा रहा है, WPI आउटपुट पे जा रहा है। लेकिन ये एक प्रोसेस ऐसा है जहाँ पे WPI इनपुट पे है और WPR आउटपुट पे, इसलिए लिखा हुआ है, ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। सो एनीवेज, सो आई वाज टेलिंग यू कि जी WPI या WPD, सॉरी, ये मेरे पास इनपुट होगा, बेसिकली ये कंपैरिजन मुझे प्रोवाइड करेगा। आउटपुट पे एक बात जैसे अभी हमने की कि WPI या एक केस में WPR बन जाता है, बट ये मेरे पास आउटपुट निकलेगा। दूसरी बात, मैं वेरियंस चेक करूंगा। इस WPI में लिखा हुआ है कि लेट्स से वेरियंस है, वो वेरियंस मेरी थ्रेशोल्ड से ऊपर है, तो मैं कोई करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन वगैरह वगैरह वो करूंगा, और उसके लिए मुझे चेंज रिक्वेस्ट जनरेट करनी पड़ेगी। चेंज रिक्वेस्ट अगर अप्रूव हो जाती है तो ऑब्वियसली मेरे प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट होंगे या फिर मेरा कोई प्लान अपडेट होगा, और फिर इस प्लान के मुताबिक हम वापस एग्जीक्यूटिव में जाके परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सो ये है जी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के जर्नल, आप कह लें कि इनपुट्स क्या होंगे और जर्नल आउटपुट्स क्या होंगे। अच्छा, अब इसके बाद रीटा जब आप वीकेंड पे पढ़ेंगे, मैं आज आपको असाइनमेंट दूंगा कि चैप्टर 3 आपने रीटा का पूरा पढ़ लेना। तो रीटा के अंदर ना एक लिस्ट लिखी हुई है, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, हर नॉलेज एरिया के अंदर क्या मॉनिटरिंग है, इस तरह का। ये आप, मैंने उसी का एक इमेज लगाया हुआ यहाँ पे कि स्कोप के अंदर ये सारे मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के एक्शन है, स्केजुअल कंट्रोल के अंदर ये है, वगैरह वगैरह, कंट्रोल कॉस्ट के, और ये ज़ाहिर 10 नॉलेज एरियाज के जब आप पढ़ेंगे तो आपके माइंड में एक खिचड़ी बन जाएगी। इसको पढ़ने का मैं आप एक तरीका रिकमेंड करता हूँ, आप ये स्क्रीन पे काइंडली इसकी तस्वीर लेके आप इसको एक बंदा ग्रुप में भी भेज देगा, वैसे तो वीडियो में होगा बट स्टिल इफ यू वांट टू, आप चीजों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि यार कौन से एक्शंस मेरे डिफरेंट नॉलेज एरियाज में कॉमन है। वहां पे वो लिस्ट की शक्ल में मैंने इसको यूं कर दिया। मसलन जो स्कोप है ना, स्कोप के अंदर वो कहेगा कि आपने स्कोप को मेजर करो यहाँ पे, और स्केजुअल वाले में कहेगा स्केजुअल को मेजर कर लो, और कॉस्ट वाले में कहेगा कॉस्ट को मेजर करो अगेंस्ट परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेसलाइन, मेजरमेंट बेसलाइन। और आपको याद है कि मैंने कहा था परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेसलाइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्कोप बेसलाइन, स्केजुअल बेसलाइन एंड कॉस्ट बेसलाइन। तो बेसिकली
आप परफॉर्मेंस में ये कर रहे हो स्कोप के केस में स्कोप की, स्केड्यूल के केस में स्केड्यूल की, कॉस्ट के केस में, बट पॉइंट रिमेन्स द सेम। इसी तरह एनालाइज डब्ल्यूपीडी एंड वेरिएंसेस, और ये भी आपको पता है चाहे स्कोप हो, चाहे स्केड्यूल हो, चाहे कॉस्ट हो, ये वहीं पे रहता है। अच्छा, उसके बाद एक अर्नड वैल्यू एनालिसिस, हम एक टेक्निक पढ़ेंगे अर्नड वैल्यू एनालिसिस, और ये बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे जब हम कॉस्ट के अंदर स्पेशली जाएंगे, वहां पे पढ़ेंगे। तो अर्नड वैल्यू एनालिसिस या स्केड्यूल में यूज होती है या कॉस्ट के अंदर यूज होती है, और उस अर्नड वैल्यू एनालिसिस के नतीजे में हम अपनी फ्यूचर की फोरकास्ट करते हैं कि अभी तक हमारी परफॉर्मेंस ये है और फ्यूचर की फोरकास्ट ये है। ये स्कोप के केस में होती ही नहीं है, लेकिन अर्न वैल्यू एनालिसिस हम या स्केड्यूल के अंदर यूज करेंगे या कॉस्ट के अंदर यूज करेंगे, और उसके मुताबिक हम फोरकास्ट बनाएंगे। कॉस्ट स्केड्यूल के अंदर तो ज़ाहिर है हम ये बताएंगे कि फ्यूचर में कितने अरसे में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, लेकिन कॉस्ट के अंदर हम ये भी बताएंगे कि अब हमारा कंप्लीशन का वक्त एस्टिमेट क्या होगा। ये सारी प्रॉपर टर्म्स है, हम पढ़ेंगे, लेकिन कॉस्ट की फोरकास्ट होगी। इसी तरह रिजर्व्स स्केड्यूल के अंदर, कल मैंने रिजर्व्स की एक बात की थी, कुछ स्केड्यूल के रिजर्व्स हम रखते हैं कि अगर लेट हुए, अगर ये हो गया तो एक्स्ट्रा इतने दिन, वो रिजर्व हम यूज कर रहे होंगे। और इसी तरह कॉस्ट के रिजर्व कुछ पैसा एक्स्ट्रा रखा होगा जो हम हैंडल करेंगे। देन ऑब्टेन अप्रूवल फॉर एडिशनल टाइम व्हेन नीडेड, और इसी तरह ऑब्टेन एडिशनल फंडिंग व्हेन नीडेड। और अगर स्कोप है तो यस, एडिशनल स्कोप है व्हेन नीडेड होगा। अच्छा, सो इस तरह अगर आप इनको कंपेयर करके तीनों को पढ़ेंगे ना, तो आपको ये एक ही दफा पढ़ने में सारी चीजें याद हो जाएंगी। लेकिन अगर आप उसको लिस्ट को खाली पढ़ोगे, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी, वो लिस्ट आप 9 नॉलेज एरियाज की जब पढ़ोगे ना, तो आप 2-3 पढ़ के ही बोर हो जाओगे। फॉलो द चेंज मैनेजमेंट प्लान, मेजर स्कोप, परफॉर्मेंस, दिस, ये सारे करेंगे, उसके बाद अगले में आएंगे, 2 से 3 पढ़ने के बाद यूल गेट कंफ्यूज। ठीक है, तो ये मैंने एक जनरल रिकमेंडेशन दी हुई है, आप इसको अपने तौर पे पढ़ लीजिएगा। अच्छा, इसी तरह कॉस्ट का, अब जो यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट लिखा हुआ, बट बेसिकली पीछे अगर मैं देखूं तो कॉस्ट, स्कोप और टाइम ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। उसका कंपैरिजन है विद क्वालिटी एंड रिसोर्सेज। ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरह आप सारे अगर कर लें, अपने तौर पे समरी ले लें, और इस वीडियो रिकॉर्डिंग को भी आप में भी यूज कर सकते हैं फॉर समरी। मैंने काफी हद तक इसमें चीजें सम अप कर दी हुई हैं। मतलब ये दो आप कह लें कि पहले 5 या 6 नॉलेज एरियाज की, 5 नॉलेज एरियाज की तो यहाँ पे आपको क्लियरली नजर आ रही है। ओके जी, अब इस मॉनिटरिंग, सॉरी, हमारे पास मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस ग्रुप में आप एंटर कैसे होते हैं। एक तो ये है कि चेंज रिक्वेस्ट आपकी कहीं से भी आए, चाहे वो चेंज रिक्वेस्ट इनिशिएटिंग में है, चाहे वो चेंज रिक्वेस्ट प्लानिंग में है, चाहे वो चेंज रिक्वेस्ट आपके पास एग्जीक्यूटिंग से आई है, आप अल्टीमेटली चेंज रिक्वेस्ट का अप्रूवल, आपको याद है परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल का प्रोसेस है, जो कि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग का दूसरा प्रोसेस टॉप पे था। ये चेंज रिक्वेस्ट इधर ही अप्रूव होगी। दूसरी बात यह कि जैसे जैसे काम होता है, डब्ल्यूपीडी जनरेट होता है, उस डब्ल्यूपीडी को आप अगेन डब्ल्यूपी इसमें मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में कंपेयर करते हो, एवेलुएट करते हो, और इसी तरह जो डिलीवरेबल्स आते हैं बन के, वो आपको याद है कंट्रोल क्वालिटी, जो कि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस ग्रुप का ही एक छोटा प्रोसेस है, कंट्रोल क्वालिटी। वहां पे वो डिलीवरेबल्स आप इंस्पेक्ट करते हो, चेक करते हो, अगर ठीक है तो आप उसको वेरीफाइड डिलीवरेबल करके फिर वो वैलिडेट स्कोप के लिए भेज देते हो, अदरवाइज आप इसको रिजेक्ट कर देते हो। सो ये मेरे पास मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में आप इन सूरतों में आते हो। और जब आप मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में आ जाते हो, तो फिर उसके रिजल्ट पे, आउटपुट पे आपको क्या कुछ लाइक किधर किधर जा सकते हो। एक तो ये है कि प्रोजेक्ट इनिशिएटिंग में जा सकते हो जब बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आए। ये वही वाला पॉइंट है कि जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आए तो आपको रिव्यू करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट चार्टर को, एंड दैट वुड बी अ डिजास्टर, एक्चुअली दैट वुड बी द वर्स्ट केस सिनेरियो हमारे केस में। दूसरा ये हो सकता है कि वो आपको, मैंने कहा था कि आपको प्लानिंग, आपको लगा है कि यार कुछ प्लानिंग की एफर्ट मेरी रहती है, और मुझे कुछ नए प्लान, नई इंफॉर्मेशन आई है, और मुझे उसके मुताबिक प्लानिंग करनी है। दूसरा है, तीसरा है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिंग में आप जा सकते हो। वो जो, जैसे मैंने भी कहा था, क्वालिटी कंट्रोल से कोई चीज रिजेक्ट होगी तो आप वापस एग्जीक्यूटिंग में जाओगे फॉर डिफेक्ट रिपेयर। चाहे वो क्वालिटी कंट्रोल में चीज आई है और गलत हो गई है, या फिर कस्टमर ने वैलिडेट स्कोप करते हुए कोई चीज रिजेक्ट की और वो ट्रू था अपनी बात में, क्योंकि लाजमी नहीं है कि कस्टमर क्लेम करे कि भाई ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप उसको एकदम से एक्सेप्ट नहीं करते हो। आप कहोगे अच्छा यार कॉन्ट्रैक्ट में बताओ क्या लिखा हुआ है, ये जो प्लान है, ये जो स्कोप फाइनल हुआ था, हम दोनों में डिसाइड हुआ था, ये रिक्वायरमेंट प्लान जो बना था वगैरह वगैरह, उसमें तो आपने ये कहा था, हो सकता है हम ठीक हो, तो फिर कस्टमर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है तो ऑब्वियसली कस्टमर ठीक होगा, तो फिर मुझे रीवर्क के लिए भेजना पड़ेगा। अच्छा, और जो चेंजेस अप्रूव हुई हैं उसको भी ज़ाहिर है आपने उधर ही करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन करना है। फिर प्रोजेक्ट क्लोजिंग में आप
मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में जा सकते हो जब आपकी सारी चीजें कस्टमर वैलिडेट कर देता है और आप फाइनल उसमें जाते हो, तो फिर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के बाद आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है या आपका फेज कंप्लीट हो जाता है और आप क्लोजिंग में एंटर हो जाते हो. सो दैट वाज अबाउट द मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग. नाउ लेट्स डिस्कस द क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप. क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप में हमने बहुत सारी चीजें देखी और उसमें हमने कहा कि हम इसमें अपना टेक्निकल काम भी देखते हैं, हम इसमें अपना एडमिनिस्ट्रेटिव क्लोजर भी देखते हैं. सिर्फ ये नहीं कि प्रोडक्ट बना ली, इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लोजर है, फाइनेंशियल क्लोजर है, वो भी हम देखते हैं. और उसमें मोटी मोटी बातें ये हैं कि हम जो चीजें रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने काम किया या नहीं किया, उसके बाद हमने कस्टमर्स को वो फीडबैक कस्टमर से लिया या नहीं लिया, उसके बाद स्टेक होल्डर ने अपने लेसन लर्न वो भरे हैं या नहीं भरे, उसके बाद हमने अपना डाटा रेपोजिटरी के अंदर सेव किया या नहीं किया, और उसका जो नेमिंग कन्वेंशन है, आर्काइव इस तरह करना है कि बाद में कोई रिट्रीव करना चाहे जरा वो भी कर ले, हमने अपनी फाइनल रिपोर्ट प्रोजेक्ट कंप्लीशन की अनाउंसमेंट की या नहीं की, हमने पार्टी टाइम की है नहीं करना, वो भी लाजमी है इसके अंदर. सो प्रोजेक्ट फेज, अब हम, और ये जनरली इग्नोर्ड पार्ट है, हम ये समझते हैं कि चीज बन गई बस खत्म. ऐसा नहीं है. आपका सिर्फ प्रोडक्ट कंप्लीट होता है या प्रोडक्ट्स को कंप्लीट होता है, सिर्फ वो काफी नहीं है, इसके अलावा भी कुछ करना है. और उसके अंदर क्या क्या है, वो है हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज है, वो भी इसके अंदर शामिल है. तमाम पेपर वर्क, तमाम साइन ऑफ जो लेने हैं कस्टमर से, वो आप लेते हो. जस्ट इमेजिन कि अगर आप ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क नहीं करते और 6 महीने बाद कस्टमर आता है आपके पास और कहता है कि वो यार फलां चीज आपकी ठीक नहीं थी, तो अब आप क्या करोगे? टीम को वापस बुलाओगे, टीम को इकट्ठा करोगे और उसे कहोगे कि यार वो कस्टमर तो कह रहा है कि क्या हुआ था आप दोनों के दरमियान, कस्टमर तो ये क्लेम कर रहा है. अगर आपके पास साइन ऑफ्स हैं, फॉर्मल साइन ऑफ लिए हुए, तो ऑब्वियसली दैट वुड एक्ट एज अ रेफरेंस कि भाई उस वक्त आपने खुद एक्सेप्ट किया था, अब आप ये क्लेम नहीं कर सकते हो. सो इट विल आल्सो इंक्लूड एनी वर्क नीडेड टू ट्रांसफर द कंप्लीटेड प्रोजेक्ट, जो आपने लाइक प्रोडक्ट डिलीवर करनी है तो ट्रांसफर करनी है, वो भी आपके पास आएगा. मतलब उसके अंदर भी. इसके अंदर एक दो पॉइंट्स और हैं, ऑल्दो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में. वो ये है कि बाज दफा आप किसी चीज के राइट्स ट्रांसफर कर देते हो, मतलब सिर्फ प्रोडक्ट की बात नहीं है. मैंने लेट्स से मैं किसी के लिए सॉन्ग प्रोड्यूस कर रहा हूँ और उसके बाद वो सॉन्ग उस ऑर्गेनाइजेशन का हो जाएगा, मेरा फिर उस पर कोई राइट नहीं रहेगा. ठीक है. अब ये जो चीज है ना, राइट मेरा रहेगा या नहीं रहेगा, और उस ऑर्गेनाइज ये भी एक है कि प्रोडक्ट बना के हैंडिंग टेकिंग ओवर के अंदर मैंने उसके राइट्स भी दे दिए, अब मेरा उस पर कोई राइट नहीं रहा, मेरी कोई अर्निंग उससे नहीं होगी. इस तरह की बहुत सारी चीजें जो हम बनाते हैं. सॉफ्टवेयर के केस में यही है. इट्स ट्रू, मैं किसी के लिए सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ तो क्या मैं उसको अब खुद भी उसको कहीं बेच सकता हूँ, नहीं बेच सकता हूँ? नो, आई हैव गिवन इट टू दैट. इट डिपेंड्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या है, बट ये वाले एलिमेंट्स भी आपने क्लोजिंग में ध्यान में रखने हैं. अच्छा, फिर एक और पॉइंट के जी, बाज दफा प्रोजेक्ट एक्चुअली उस तरह पूरा नहीं होता, कंप्लीट ना भी हो, इवन देन मैंने आपको कहा कंप्लीट ना भी हो, इवन देन आपने उस प्रोजेक्ट को फॉर्मली क्लोज जरूर करना है. क्लोजर मींस या तो प्रोजेक्ट कंप्लीट होके होगा या प्रोजेक्ट हाफ ए टर्मिनेट होके क्लोज होगा, लेकिन दोनों सूरतों में उसका फॉर्मल क्लोजर होगा कि प्रोजेक्ट इन इन रीजंस की वजह से यहाँ पे हाफ वे टर्मिनेट हुआ है. टर्मिनेट होते वक्त ये रिसोर्सेज इतना इतना काम हो गया था, और फिर इस काम को मैंने इसका डिस्पोज ऑफ किस तरह किया. क्या अब ये जो अधूरा काम है ये कस्टमर के पास जाएगा, या वो कहता है कि भाई ये आप ही रख लें, जैसे आप कहते हैं ना वो गाड़ी को काम करवाएं और आप किसी को कहते हैं ये यार ये चीज रिप्लेस कर दो, रिप्लेस हो गई तो अब उसका जो मटेरियल है वो मैं किधर करूं, वो जो चीज डिफेक्टिव निकली है वो आप रखेंगे या आप उसको हैंड, यार अच्छा तू निकाल लेकिन सेकंड हैंड लगता तो लगा दे, वगैरह वगैरह. अब वो मटेरियल, उसकी पोजीशन, उसकी वो जो चीजें बची हैं, वो उसका डिस्पोजल क्या है, वो भी हमने ऑब्वियसली इसके अंदर बताना होता है. अच्छा, फिर द वर्क डन ड्यूरिंग क्लोजर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और वगैरह वगैरह. अच्छा, अब हम आते हैं आगे. एक मिनट ठहरिए, सॉरी, बस ठीक होगा. प्रोजेक्ट क्लोजिंग के अंदर आप कब एंटर होगे? जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा या प्रोजेक्ट का फेज कंप्लीट हो जाएगा. दोनों सूरतों में हमने पढ़ा हुआ है कि आप प्रोजेक्ट क्लोजर पे आते हो. जब फेज कंप्लीट होगा तो हम उसको फेज क्लोजिंग कहेंगे, और जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो हम उसको प्रोजेक्ट क्लोजिंग कहेंगे. इसलिए इसका नाम वहां पे लिखा हुआ है. अगर इस प्रोसेस का आप एक्चुअल पूरा नाम पढ़े तो इट इज रिटन एज क्लोज प्रोजेक्ट और फेज. क्लोज प्रोजेक्ट
और फेज। तो प्रोजेक्ट के केस में प्रोजेक्ट क्लोज होगा, फेज के केस में फेज। या फिर जब प्रोजेक्ट हाफ वे टर्मिनेट होगा तो भी हम प्रोजेक्ट क्लोज आउट में जाएंगे, प्रोजेक्ट क्लियर में जाएंगे और इसमें हम वो सारे काम करेंगे जो हमें करने चाहिए। नाउ वी आर लेफ्ट विद 8 मिनट्स एंड आई वुड लाइक कि आप खुद को अनम्यूट करें। एक लंबी लिस्ट है, एक्सरसाइज बहुत लंबी है, लेकिन हम चाहेंगे एक दफा क्विकली कुछ जितना इन 8 मिनट्स में हो जाए वो करें। बाकी आप फिर रीटा की बुक से इस एक्सरसाइज को खुद से जरूर कीजिएगा। अच्छा, एक्सरसाइज क्या है? हमने जो कुछ भी एक्शंस पढ़े हैं, इनिशिएटिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग एंड क्लोजिंग में, आपने इस वक्त आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये इनिशिएटिंग में होता है या प्लानिंग में होता है। आपके सामने जो जो एक्शन लिखे हैं, फॉर एग्जांपल पहला लिखा हुआ है यूज द प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट टू गेन अप्रूवल ऑफ द फाइनल स्कोप फ्रॉम स्टेक होल्डर्स बिफोर फर्दर प्लानिंग इज डन। ये किस स्टेज पे हो रहा है ये आपके ख्याल में? प्लानिंग में। या प्लानिंग में हो रहा है, ठीक हो गया। सो डिटरमाइन हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स, कंस्ट्रेंट्स, assumptions एंड रिस्क। इनिशिएशन। यहाँ पे भी हाई लेवल की बात आ जाएगी, जाहिर है इनिशियल, प्रीलिमिनरी या हाई लेवल, तो इसका मतलब है हम बिल्कुल इनिशिएटिंग फेज में अभी। ओके, उसके बाद मेजर अगेंस्ट अ परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेसलाइन। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, क्योंकि मॉनिटरिंग बेस एंड लाइन से कंट्रोल हम इसी में करते हैं। इसी में ठीक है। मेजर कंपैरिजन भी होगा, ठीक होगा। इंप्लीमेंट अप्रूव्ड चेंजेस इंक्लूडिंग करेक्टिव एक्शंस, प्रिवेंटिव एक्शंस एंड अगेन इफेक्टिव। अगेन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। सोच लें। करेक्टिव एक्शंस तो इसी में होते हैं आई गेस, मॉनिटरिंग कंट्रोल। इंप्लीमेंट कहाँ होते हैं? यहाँ पे अप्रूव होते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट अच्छा ठीक है, यहाँ से इम्प्लीमेंट अप्रूव मैंने अप्रूव कर चेंज। दिया, जाहिर है मैंने कहा कि यार ये काम गलत हुआ है, इसको सही कर दो, तो सही तो वो एग्जीक्यूट नहीं जाके करेगा। ये समझ लें कि ये ठीक है। हमारा एक नया प्लान हो जाता है, फ्रेश प्लान। अच्छा, री एनालाइज, आइडेंटिफाई रिस्क। एक्चुअल में अभी वो मॉनिटरिंग जो एंड मैंने आपको, कंट्रोलिंग। हाँ वो जो मैंने आपको कहा है ना कि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग की एक लंबी लिस्ट है, वो आपने अभी ज़ाहिर पढ़ी नहीं है, वो आप देखेंगे। बट जस्ट ट्राई लॉजिक पे कि मैंने जो रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं उनको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि वो आइडेंटिफिकेशन ठीक है या नहीं, उसको जो एनालिसिस मैंने किया था अब मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में दोबारा एनालिसिस कर रहा हूँ। जैसे मैंने रीप्लान किया था, तो रीप्लानिंग मींस री एनालिसिस अगेन, ठीक है ना। अच्छा, so use high level planning and estimating data to determine whether product can be delivered achieved within given constraints. एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में क्यों? दो जगह हैं जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, इनिशिएट होता है, तो उस वक्त प्रोजेक्ट मैनेजर एक फिजिबिलिटी चेक करता है कि यार ये गिवन कंस्ट्रेंट के अंदर मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। मैंने बड़ा हाईलाइट किया और मैंने आपको कहा था कि अगर नहीं कर सकता तो वो बोले फिर कि सर ये गलत है, मैं या मैम ये गलत है, मैं नहीं कर सकता। और ये अगर वो उसको एक्सेप्ट करता है नोइंगली कि इस गिवन बजट कंस्ट्रेंट में नहीं हो सकता या गिवन टाइम कंस्ट्रेंट में या अदर कंस्ट्रेंट्स में नहीं हो सकता, तो फिर ये उसका फॉल्ट है। और फिर मैंने ये कहा कि फिज लेकिन ये हाई फिज लेवल है, हाई लेवल है। जी जी। और दूसरा है जब प्लानिंग कर रहे होते हैं तो फिर तो हम पूरी एक्टिविटी लिस्ट बना के एक एक एक्टिविटी की रिसोर्सेज को, रिक्वायरमेंट, रिस्क को, वो तो पूरा डिटेल प्लान बनता है ना, हर चीज डेप्थ में देखते हैं। सो दैट इज हाई लेवल प्लानिंग। और उस हाई लेवल प्लानिंग के अंदर सॉरी सॉरी डिटेल प्लानिंग, लेकिन वो ऑब्वियसली प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप में होगा। ये हाई लेवल की बात है, तो इनिशिएटिंग में तो इसको हम बेसिकली फिजिबिलिटी स्टडी की बात कर रहे हैं आप। एक एक प्री फिजिबिलिटी है, जो फिजिबिलिटी है जो प्रोजेक्ट इनिशिएट होने से पहले ऑर्गेनाइजेशन ने की है। ऑर्गेनाइजेशन ने एक फिजिबिलिटी, जब वो बिजनेस केस बनाया था, जाहिर है वो टॉप मैनेजमेंट के पास गए कि सर ये प्रोजेक्ट हमारे नजर में फिजिबल है, ये उसके ऑल्टरनेटिव्स हैं, ये है वगैरह। उसके बाद प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था। अब वो प्रोजेक्ट मैनेजर को असाइन हो रहा है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर उसको एज इट इज तो नहीं एक्सेप्ट कर लेगा ना। मैं आपको कहूँ, मैं आप मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मेरे सब ऑर्डिनेटर, मैं आपको कहूँ कि यार आपने ना 3 दिन में 1000 बुक्स पेजेस की एक बुक लिखनी है और आपने ऑफिस से निकलना नहीं है। अब आप मुझे बताएं, आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं। ऑब्वियसली नो। ठीक है, तो अब मैंने वो बुक लिखने की फिजिबिलिटी और वो मैंने की हुई है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, मुझे चाहिए, इसलिए आपको कह रहा हूँ। लेकिन आपने रियलिस्टिक है या नहीं है ये आपने बताना फिर। नाउ वेरीफाई एंड डॉक्यूमेंट दैट द प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट फेज मीट्स मसलन। अच्छा, इसको मैं एक और कर लेता हूँ। मुझे एक घर बनाना है, मैं कस्टमर हूँ, आप बिल्डर है, और मैं आपको कहता हूँ कि यार मुझे ना 5 मरले पे ना घर पे मुझे 6 कमरे चाहिए, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे किचन चाहिए और 2 गाड़ियों का कार पोर्च चाहिए वगैरह वगैरह। मैंने इसकी फिजिबिलिटी बनाई भी है कि मेरा इतना बजट है, इतना पैसा है, ये सब मैंने करना है, मेरे लिए जरूरत भी है, बिजनेस नीड भी है वगैरह वगैरह। अब आप मुझे बताएं कि आप प्रोजेक्ट इस कंस्ट्रेंट के साथ कर सकते हैं? 6 कमरे किधर बनाएंगे फिर?
ठीक है. Now verify and document that the project or project phase meets completion or exit criteria set in place during project planning. पक्की बात है. बेसिकली प्रोजेक्ट जब हमारा क्लोज होता है ना, जब प्रोजेक्ट क्लोज होता है तो हम ऐसे ही नहीं क्लोज करते. हम ये कहते हैं कि यार क्लोजिंग के लिए हमने एक क्राइटेरिया डिफाइन किया था और वो क्लोजिंग का क्राइटेरिया ये था कि जब प्रोजेक्ट के ये डिलीवरेबल्स कंप्लीट हो जाए या फिर बिकॉज ऑफ सम रीजन हमें प्रोजेक्ट हाफ वे टर्मिनेट करना पड़े, वो जो मैंने कॉस्ट कन्वीनियंस बताया. तो क्लोजिंग जो है वो किसी वजह से होती है, या तो डिलीवरेबल्स मीट हो जाते हैं या फिर टर्मिनेट होता है बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन. लेकिन जो भी सूरतें हैं क्लोज होने की, उसको हम कहते हैं ये प्रोजेक्ट का एग्जिट क्राइटेरिया. किन सूरतों में हम प्रोजेक्ट से एग्जिट करेंगे या फेज से एग्जिट करेंगे. तो हम जनरली यही होता है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है या हाफ वे. तो ये हम किस वक्त चेक करते हैं कि भाई वाकई ही क्लोजिंग का टाइम आ गया या नहीं आ गया. एग्जीक्यूशन में, क्लोजिंग में मेरा भाई क्या हो गया. क्लोजिंग में. अच्छा, हम ये प्लान हम ये देखते हैं कि प्लान के मुताबिक सारी चीजें बन गई या नहीं बन गई. अगर बन गई है तो यस क्लोजिंग में जाएंगे. क्लोजिंग के वक्त यही था ना कि आप ये कंफर्म करते हो कि हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स मीट होगी या नहीं होगी. एक चीज. दूसरी चीज मैंने आपको ये भी कहा कि लाजमी नहीं है कि सिर्फ क्लोजिंग जो है कंप्लीट हो गई हो. तो फिर उसके सूरत में आपका कुछ एग्जिट क्राइटेरिया डिफाइन होगा कि या तो कंप्लीशन पे होगा या फिर और जो सूरतें हैं, कस्टमर कह दे बंद कर दें कर देंगे, दोनों पार्टीज कह दे बंद कर दें कर देंगे, स्पॉन्सर कह दे कर देंगे जी ठीक है, ये चीज हो जाए बंद कर देंगे. वो जो भी एग्जिट क्राइटेरिया है वो उनमें से कोई क्राइटेरिया मीट हो रहा होगा या फिर काम कंप्लीट हो जाएगा, वो भी एग्जिट क्राइटेरिया में. ओनली देन तो हम क्लोजिंग के वक्त पहले चेक करेंगे कि काम पूरा हुआ या नहीं हुआ. ऐसे ही नहीं क्लोज कर सकते. काम पूरे से मुराद प्रोजेक्ट का काम कंप्लीट हो गया या वो एग्जिट क्राइटेरिया मीट हो गया. उसके बाद है ये बात क्लियर होगी आप में से कुछ. ओके. उसके बाद है कंडक्ट टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज. एग्जीक्यूशन जब मेरे पास टीम आएगी, बिल्कुल जब टीम आएगी तो मैं उसको बिल्ड करने की कोशिश. एवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ रिस्क रिस्पांस इन अ रिस्क रिव्यू. मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल. मेरा रिस्क रिस्पांस कैसा है, मैंने जो बनाया था वो अब उसको एवेलुएट कर रहा हूँ कि एक्चुअल प्लान वर इफेक्टिव और नॉट. तो वो जब भी प्लानिंग को और उसको असेस कर रहे होते हैं तो हम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में. गुड. देन determine how you will plan the planning, executing and monitoring and controlling. ये तो प्लानिंग का वो जो टॉप वाला है, ठीक है. उसमें आप लिखते हैं कि हाउ टू प्लान, हाउ टू एग्जीक्यूट, हाउ टू मॉनिटर एंड कंट्रोल. obtain formal legal sign off and final acceptance of the product of the project from closing. ठीक है. closing. Increase the effectiveness of process improvement. प्रोसेसेस नहीं, ये प्रोसेसेस की इंप्रूवमेंट है एग्जीक्यूटिंग में. कल आप में से किसी ने कहा था कि सर ये लॉजिकली तो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में होना चाहिए. तो मैंने कहा था कि नहीं, जो प्रोसेसेस जो इंप्रूव होते हैं, प्रोसेसेस कितने अच्छे चल रहे हैं वो हम एग्जीक्यूटिंग में करते हैं. हम इसको क्वालिटी के अंदर फर्दर पढ़ेंगे. अच्छा, दिस इज लास्ट मिनट. तो अब जब भी कॉल ड्रॉप होगी मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज. बट आप लोगों ने ये 2 दिन में चैप्टर 3 तो लाजमी करना है और अगर कोई पिछले लेक्चर्स मिसिंग है तो वो भी करने ही करने हैं. ठीक है. रीटा का चैप्टर 3 सुने, पढ़े और मेरे आज का चौथा लेक्चर, इससे पीछे 3 लेक्चर वो लाजमी देखें. ठीक है. चाहे आपको आता भी है तो लाजमी एक दफा देख लें, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लें, बट देखें जरूर और नोट्स बनाएं. अच्छा जी, recalculate how much the project will cost and how long it will take to create forecast. Forecasting हमने करनी है. Obviously ये भी आज ही मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में इसका जिक्र किया था. Plan what will be communicated on the project to whom by